हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीमेट 2022 के एग्जाम के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स उठाओगे तो आप देखोगे कि हर एक ईयर कम से कम एक क्वेश्चन आर्टिकल पे आया ही आया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज करना, और आपका एग्जाम 9 अप्रैल को है तो आप तब तक इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर रिवाइज कर लेना। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और ये पीडीएफ ले सकते हो, वहाँ से आपको ईजिली रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 1 से 4 देखेंगे। ये यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। तो आर्टिकल 1, 2 और 3 मैंने इंक्लूड किया, 4 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पहला आर्टिकल कहता है कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है, ये काफ़ी बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। दूसरा आर्टिकल और तीसरा आर्टिकल काफ़ी सिमिलर है, बस इसमें थोड़ा सा एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है, तो सेकेंड आर्टिकल में ये कहता है कि कोई भी स्टेट, सपोज जैसे पहले सिक्किम था, ठीक है, तो ये पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, लेकिन आर्टिकल 2 को यूज करके इसको इंडिया का पार्ट बना लिया गया। ठीक है, तो कोई भी ऐसा स्टेट जो पहले से यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं है, उसको आर्टिकल 2 के तहत हम लोग उसको इंडिया का पार्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अंतर क्या है कि आर्टिकल 3 में क्या होता है कि जैसे आपका आंध्रा था, राइट, तो आंध्रा दो दो पार्ट में बता, आंध्रा और तेलंगाना। तो जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं पहले से इंडिया में, उनको भी हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं। ठीक है, उसकी बाउंड्री बदल सकते हैं, तो ये सारा का, या नया स्टेट बना सकते हैं, तो ये सारा काम आर्टिकल 3 के अंतर्गत होता है। ठीक है, अब हम लोग फंडामेंटल राइट्स देखते हैं। तो ये आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक होता है। ठीक है, तो इसमें टोटल जो भी आर्टिकल्स हैं, टोटल जो फंडामेंटल राइट्स हैं अभी 6 हैं। ठीक है, तो पहला जो राइट है, राइट टू इक्वालिटी, ये आर्टिकल 14 से 18 में है। तो पहला आर्टिकल, आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, लॉ के सामने सब बराबर हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर इक्वालिटी बिफोर लॉ आए तो आप हमेशा कहोगे आर्टिकल 14 होता है। ठीक है, फिर है नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट और जेंडर, ये आर्टिकल 15 है। ठीक है, फिर आर्टिकल 16 क्या कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है तो सबको बराबर मौका मिलेगा। ठीक है, ये आर्टिकल 16 हो गया। आर्टिकल 17 कहता है कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो छुआछूत हम लोग कहते हैं, उसका उन्मूलन के लिए आर्टिकल 17 है, यानी आप छुआछूत नहीं कर सकते, ये कॉन्स्टिट्यूशनली बैंड है। ठीक है, अब दूसरे राइट्स पे आते हैं। राइट टू फ्रीडम 19 से 22 पे है। पहला है आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बताता है। ठीक है, फिर आर्टिकल 21 है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा स्पेशल आर्टिकल हो जाता है, क्योंकि इसमें खासियत क्या है कि आप जैसे सपोज इमरजेंसी लगाओ, ठीक है, तो आप इमरजेंसी में भी इस राइट को आप हनन नहीं कर सकते, राइट, इस राइट को आप रोक नहीं सकते, ये राइट उस टाइम भी लगा रहेगा। फिर है आर्टिकल 22, इसमें क्या है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं उसमें आप इसके तहत आपको प्रोटेक्शन मिल सकता है। फिर एक आर्टिकल है जो कि कंपलसरी एजुकेशन पे है 6 to 14 ईयर्स के लिए। ठीक है, वो आर्टिकल है 21A। ठीक है, फिर एक राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये 25 से 28 के बीच में है, तो आर्टिकल 25 ही इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट है, जो कहता है कि आपको कोई भी धर्म मानने की आज़ादी है और उसको आप प्रोपेगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर है राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन 29 और 30। सो इसमें मेनली माइनॉरिटीज पे फोकस किया गया है। तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज, ये आर्टिकल 29 में, और आर्टिकल 30 में है कि माइनॉरिटीज चाहें तो अपने हिसाब से कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और उसकी देख रेख का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भी वो संभाल सकते हैं। फिर है आर्टिकल 32, ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है। ठीक है, और इस आर्टिकल को B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है कि अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर विच आर्टिकल इज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज है, आर्टिकल 32। इसमें क्या है कि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर आपका, अब जैसे जितने भी राइट्स थे, फंडामेंटल राइट्स थे, राइट टू इक्वालिटी है आपका, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, तो अगर ये है तो ठीक है, लेकिन सपोज इनका वायलेशन हो रहा है तो आप क्या करोगे, तो आप क्या कर सकते हो, रिट डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, तो अगर आपको सुप्रीम कोर्ट में रिट डालना है तो आर्टिकल 32 के तहत डाल सकते हो। ठीक है, ये जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, और अगर हाई कोर्ट में डालना है तो आर्टिकल 22, 26 के अंतर्गत डाल सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है आर्टिकल 36 से 51 के बीच में। तो हर एक 36 से लेकर 51, हर एक में एक एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ठीक है, लेकिन उसमें मैंने सिर्फ 2 लिया है क्योंकि ये दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये आर्टिकल 44 है। ठीक है,
फिर आर्टिकल 50 जो बताता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो पॉलिटिशियंस हैं और जो जजेस हैं वो सेपरेटली काम करेंगे, ठीक है, ये दोनों ब्रांचेस सेपरेटली काम करेंगे। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे आते हैं, इसमें 52 से 62 पे बताया गया है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है सीमेट में, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे, तो दोनों हम लोग देखेंगे। पहला है कि प्रेसिडेंट का प्रोविजन किस आर्टिकल में है, तो वो है आर्टिकल 52 में। प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा वो 54 में होगा, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या होगा इलेक्शन का, वो 55 में है, ठीक है। 54 में बस बताया गया है कि प्रेसिडेंट जो होगा वो सिलेक्टेड नहीं इलेक्टेड होगा, ठीक है, उसको आप अपनी मर्जी से नहीं बिठा सकते किसी को, उसके लिए आपको इलेक्शन तो करना ही पड़ेगा, ये 54 में। लेकिन वो इलेक्शन कैसे करना है आपको, तो वो आर्टिकल 55 में, ठीक है। फिर ऑफिस टर्म, प्रेसिडेंट कितने साल के लिए होगा, तो वो आर्टिकल 56 है, ठीक है। तो ऑफिस टर्म क्या है प्रेसिडेंट का, 5 ईयर्स है। अच्छा, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, वो आर्टिकल 58 में है, ठीक है। प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो उसके लिए एक इम्पीचमेंट प्रोसीजर होता है, ठीक है, तो वो आर्टिकल 61 में है। वैकेंसी इन ऑफिस, अच्छा, प्रेसिडेंट का जो पद है वो कितने महीने तक मैक्सिमम खाली रह सकता है, तो ये आर्टिकल 62 में बताया गया, और इसमें कहा गया है कि मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए ये पोस्ट खाली रह सकता है, उसके बीच में आपको इलेक्शन कमीशन को उसका इलेक्शन कराना ही कराना है, ठीक है। फिर है पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो कौन कौन से पावर प्रेसिडेंट के पास है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है कि पार्डन पावर, यानी कि किसी को सपोज आप कह लो डेथ पेनाल्टी हो रखा है, ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट माफ कर सकता है, ठीक है। या सपोज कह लो किसी को कह लो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो रखा है या 20 साल की सजा हो रखी, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उसको घटा भी सकता है, ठीक है। कुछ पिक्यूलियर केसेस में प्रेसिडेंट चाहे तो उसको बढ़ा भी सकता है, ठीक है, अगर उसको ऐसा लगता है कि इसको कम सजा मिला है तो उसको बढ़ा भी सकता है, ठीक। फिर पावर टू एसेंट द बिल, तो ये आर्टिकल 111 में है, ठीक है। पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस, ये आर्टिकल 123 में है। सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट चाहे तो एडवाइस भी सीख कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से, ये आर्टिकल 143 पे है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो भी एडवाइस सुप्रीम कोर्ट देगा प्रेसिडेंट को वो बाइंडिंग नहीं होगा, यानी प्रेसिडेंट चाहे तो उसको मान सकता है, नहीं भी मान सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे 3 टाइप की इमरजेंसीज हैं, ठीक है, 3 इमरजेंसीज ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी जनरली बाहर के केस में होता है, कोई युद्ध हो गया, ठीक है, सपोज किसी बाहरी देश ने हम पे आक्रमण कर दिया, तो इस केस में हम लोग नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करते हैं, तो ये आर्टिकल 352 में होता है, ठीक है। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेट इमरजेंसी, आपने सुना होगा प्रेसिडेंट रूल, राइट, राष्ट्रपति शासन, तो वो आर्टिकल 356 में बताया गया। फिर है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये उस केस में होता है जब फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी हो, सॉरी यहाँ पे इनस्टेबिलिटी आएगा, जब फाइनेंशियली इनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया कंट्री, तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लगाया जा सकता है, वो आर्टिकल 360 में है, ठीक है। तो ये देखो 4 के गैप पर पढ़ रहे हैं, राइट, आर्टिकल 352 से शुरू हुआ है, फिर 356, फिर 360, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप 4 के गैप पे याद रख सकते हो। और सबसे पहला आपका नेशनल है, फिर स्टेट है, फिर फाइनेंशियल इमरजेंसी है, NSF, ठीक है, ये 352 होगा, फिर 4 के गैप पे 356, फिर 360, ये आप चाहो तो इस टाइप से याद रख सकते हैं NSF। अब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में आर्टिकल 74 में बताया गया है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, ये आर्टिकल 75 में बताया गया है, और एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा वो आर्टिकल 76 में बताया गया है। फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक इंडिया के लिए एक पार्लियामेंट होगा, वो आर्टिकल 79 में बताया गया है, ठीक है। राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है, लोकसभा के बारे में 81 में। MP के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशंस की जरूरत है वो आर्टिकल 84 में बताया गया है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल के राइट्स और मिनिस्टर्स, उनके दोनों के राइट्स, वो हाउसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा या ज्वाइंट सिटिंग तीनों में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ये आर्टिकल 88 में बताया गया है। फिर हाई कोर्ट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हर एक कह लो आप हाई कोर्ट होगा, हर एक स्टेट में नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन हर एक स्टेट किसी ना किसी हाई कोर्ट से वो गवर्न होगा, ठीक है, ऐसा है। तो ये आर्टिकल 214 में बताया गया है, ठीक है। हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, ये आर्टिकल 215 में बताया गया है। ट्रांसफर ऑफ जज फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर, ये आर्टिकल 222 में बताया गया है, ठीक है। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, अभी हम लोगों ने देखा था उसमें, राइट, जब हम लोग आर्टिकल 32 डिस्कस कर रहे थे, आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, तो उसमें हमने देखा था कि 32 के तहत तो आप सुप्रीम कोर्ट से में कर सकते हो रिट, और 226 चाहिए होगा आपको हाई कोर्ट के लिए, ठीक है। तो हाई कोर्ट के लिए 226।
पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ओवर ऑल कोर्ट्स इन द स्टेट बाई हाई कोर्ट। सो स्टेट में हाई कोर्ट सबसे ऊपर ही होगा, सबसे सर्वोच्च होगा, वो आर्टिकल 227 में बताया गया। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं, जैसे यूपीएससी है तो ये आर्टिकल 315 में बताया गया इसके बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है 324 में बताया गया इसके बारे में। फिर एनसीएससी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो ये आर्टिकल 338 है। फिर एनसीएसटी है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये आर्टिकल 338A है। ठीक है, फिर एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये आर्टिकल 338B है। तो 338 में आपका एससी का पहले है। ठीक है, फिर इसी में आप ए जोड़ दो तो फिर एसटी का आ गया, और इसमें ही 338 में बी कर दो तो बीसी का आ गया। इस टाइप से आप ये 338 में तीनों है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 338, 338A, 338B। स्पेशल प्रोविजंस टू सम स्टेट्स। अब देखो ये, जैसे आपको पता था कि पहले 370 के तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, राइट। तो कुछ इसी टाइप के कुछ स्पेशल प्रोविजन है कुछ स्टेट्स के लिए, वो आर्टिकल 371 में भी दिया गया है। ठीक है, तो ये पिछला बार ये सीमेट में क्वेश्चन भी आ चुका है एक्चुअली, ये आर्टिकल 371A वाला, नागालैंड वाला। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो आर्टिकल 371 में क्या है, महाराष्ट्र और गुजरात को कुछ डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाने के लिए स्पेशल परमिशन मिला हुआ है। ठीक है, वो आर्टिकल 371 में। आर्टिकल 371A में नागालैंड को कुछ स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं। आर्टिकल 371B में असम को है। आर्टिकल 371C में मणिपुर को है। 371D और E में आंध्र प्रदेश। 371F सिक्किम। 371G मिजोरम। 371H अरुणाचल प्रदेश। 371I गोवा। और 371J में कुछ बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं हैदराबाद और कर्नाटका रीजन में, उनको भी इसी टाइप के, जैसा ये राइट है, राइट, जैसे महाराष्ट्र और गुजरात में डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाने के कुछ राइट्स हैं, उसी टाइप का राइट्स इसमें भी आर्टिकल 371J में मिला हुआ है। ठीक है, इसमें आप देखोगे एक चीज गौर करोगे तो मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं इसमें नॉर्थ ईस्ट के हैं, राइट। मैक्सिमम जो स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के हैं। बस इसमें अगर आप महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, हैदराबाद, कर्नाटक और एक गोवा का, तो बाकी सारे स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट के ही हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पिछले बार के हिसाब से। तो ये आर्टिकल 371A पे क्वेश्चन आ गया था नागालैंड से। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लेना अच्छे से। फिर अब देखते हैं हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड हैं बहुत सारे एग्जाम्स में। ठीक है, सिर्फ मैनेजमेंट एग्जाम्स में नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी होता है या और भी आप कह लो स्टेट पीएससी होता है, राइट। तो इन सारे से मैंने कलेक्ट किया, वो आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, अब इसे वोट ऑन अकाउंट है, ये आर्टिकल 116 में, ये तो सीमेट में भी आ चुका है। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तो सीमेट में भी आ चुका है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत, तो आर्टिकल 243 में दिया गया ये। ठीक है, कोई भी बिल जिसमें नया टैक्स हम लोग इम्पोज कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो प्रेसिडेंट के ही रिकमेंडेशन पे होगा, ये आर्टिकल 117 में बताया गया। सम प्रोविजंस रिगार्डिंग फाइनेंशियल बिल्स, ये भी आर्टिकल 117 में बताया गया। ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके बारे में 312 में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 124 में है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये आर्टिकल 39A में है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये एक्चुअली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ही है, लेकिन ये आपको ये ध्यान रखना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये आर्टिकल 40। सेटिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये भी काफी बार पूछा जाता है, आर्टिकल 323 है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 368। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एसटीज इन लोकसभा, ये आर्टिकल 330। और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एसटीज इन सर्विसेज एंड पोस्ट जॉब्स में, तो वो आर्टिकल 335। ठीक है, फाइनेंस कमीशन, ये आर्टिकल 280 में बताया गया है। कैग के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल 148 में है। बजट, देखो बजट का नाम एक्चुअली ये कॉलोकियल टर्म है, एक्चुअली आप कह सकते हो, ये बजट नाम से कोई शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसका जो नाम है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है, एएफएस, ये आर्टिकल 112 में इसका जिक्र है। फिर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 165 में है। ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये आर्टिकल 131 में है। ठीक है, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट, यानी जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ज्वाइंट सीटिंग होते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 108 में। अच्छा, इसको चेयर कौन करेगा, इसको चेयर लोकसभा का स्पीकर ही करता है। ठीक है, एलएस स्पीकर करता है। और इसको बुलाता कौन है, इसको बुलाता प्रेसिडेंट है। ठीक, मनी बिल के बारे में आर्टिकल 110 में बताया गया है। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट, ये आर्टिकल 155 में है। ठीक है, इलेक्शंस टू द पंचायत, ये आर्टिकल 243K में है। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, ये आर्टिकल 48A में है। ठीक है, 48A। ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, ये आर्टिकल 172। और जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे देख लिए। अब इसको मैं एक बार क्विकली रिवाइज करता हूँ। ठीक है,
इसको क्विकली एक बार हम लोग देखते हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बार देख लेते हैं जल्दी से शुरू से। तो इसमें देखो, इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहला है, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स जो है आर्टिकल 1, ये जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मैं कलर चेंज करता हूँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आर्टिकल 1। फिर ये इक्वालिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, ये आप हमेशा ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 17। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, इसमें मैंने बताया कि आपको ये इमरजेंसी के दौरान भी नहीं जा सकता, राइट, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, ये भी कह सकते हो RTE राइट टू एजुकेशन, ये 21A के अंतर्गत है कि 6 से अगर 14 साल की उम्र है तो कंपलसरी एजुकेशन है, ठीक है। और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 25, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा था BR अम्बेडकर ने, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 32। और ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको रीट डालना है तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आप, ठीक है, और 226 में हाई कोर्ट के थ्रू जा सकते हैं। फिर है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44 में है, ठीक है। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव सेपरेटली काम करेंगे, ये आर्टिकल 50 में बताया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड 44 में, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखते हैं प्रेसिडेंट से कौन कौन इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो आपका इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो इम्पीचमेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल 61 में है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप देखो तो प्रोसीजर किसमें बताया गया है कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कैसे होगा, वो आर्टिकल 55 में है, ठीक है। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होना, इन दोनों को गलत मत करना, ठीक है। प्रेसिडेंट इलेक्टेड होगा, यानी प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होगा, ये आर्टिकल 54 में है, ठीक है। वो सिलेक्टेड नहीं होगा, सिलेक्शन और इलेक्शन में अंतर है, राइट। तो वो एक इलेक्टेड होगा, वो आर्टिकल 54 में है, लेकिन वो उसका प्रोसीजर क्या होगा इलेक्शन का, वो आर्टिकल 55 में है, ठीक है। पार्डन पावर आर्टिकल 72 में है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये तीनों इमरजेंसी वाले 352, 356 और 360, ये 4-4 के गैप पे जो है, NSF, नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो अटर्नी जनरल वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्टिकल 76। MP वाले में, पार्लियामेंट वाले में अगर मैं कहूँ तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका, वो आपका ये है क्वालिफिकेशन ऑफ MP, आर्टिकल 84। फिर अब हाई कोर्ट में अगर हम लोग देखें तो इसमें हाई कोर्ट में आप कह सकते हो ये ट्रांसफर ऑफ जज वाला जो है, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये आर्टिकल 222 में बताया गया है, ठीक है, 222 में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट था, ये छूट गया, ये वाला, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। रिट जो जारी करना है हाई कोर्ट का, वो कैसे है, वो आर्टिकल 226 में है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का 32 में था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बॉडीज में ये एक्चुअली सारे इंपॉर्टेंट है, UPSC 315, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 324 और 338, 338A, 338B, पहले SC का, ST का, BC का, ठीक है, NC-SC, NC-ST, NC-BC। अब इसमें अब ये 371A वाला तो आ चुका है, अब ये तो देखो, अगर ये एक बार इन्होंने पूछा तो पूछ सकते हैं बाकी का भी, ठीक है। तो इसमें तो अब अगर सारा आ सकता है, ठीक है, इसमें सारा देख लेना एक बार। मैक्सिमम इसमें नॉर्थ ईस्ट के ये स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे देखो ये वोट ऑन अकाउंट तो पहले ही पूछ चुके हैं सीमेंट वाले, तो फिर से तो नहीं पूछेंगे। और इसमें अगर मैं और इम्पोर्टेंट कहूँ तो ऑल इंडिया सर्विसेज वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 312। इसमें अगर और इसमें देखें तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये आर्टिकल 323A, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप एक बार देख लेना। इसमें अगर आपको हो तो बजट वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बजट, आर्टिकल 112 में है, ठीक है। फिर आप कैसे तो कैग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 148, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनी बिल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, 110। इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो GST काउंसिल है आपका, आर्टिकल 279A, ठीक है। और एक और अगर कहो तो आप ये इलेक्शंस टू द पंचायत, ये 243K, ठीक है। तो ये ठीक है, तो ये जितने भी मैंने बताया, जो इंपॉर्टेंट वाले बताए इनको तो हर हाल में आप फिर से रिवाइज करना, ठीक है। और बाकी आप इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना, ठीक है। और इसका PDF आप चाहो तो ले सकते हो आप, मैं इसका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप, ठीक है, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू।